रहीम लेक्चर नंबर 57 अप्रैल 22 ट्यूसडे। हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था कि आईसीटी के वो कौन से स्किल्स हैं जिसकी एक टीचर को ज़रूरत पड़ सकती है। और अमूमन इसमें जो लोगों ने हमें रिस्पांस दिया वो थोड़ा अजीब सा था या बहुत लिमिटेड सा रिस्पांस था। लोगों ने बात की गूगल शीट सीख लें, पावर पॉइंट सीख लें, लेकिन ये चीज़ें कॉम्पिटेंसी में नहीं आते। आप लोग को ये बात समझनी चाहिए। बिल्कुल मैं इंतहाई आपको साफ अल्फाज से बता रहा हूँ। कॉम्पिटेंसी बुनियादी तौर पे तीन चीज़ों का मजमुआ होती है: नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़। तीनों चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे आपके अंदर कॉम्पिटेंसी मौजूद है। ड्राइविंग की मिसाल है, ड्राइविंग के अंदर आपके पास पता होना चाहिए कि आपने ड्राइविंग जो है ड्राइविंग जैसे अगर आप कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक लॉस का पता हो, ट्रैफिक रूल्स का पता हो, आपके पास स्किल्स हो, यानी नॉलेज हो गई ट्रैफिक लॉस की, स्किल्स हो आपके पास गाड़ी ड्राइव करने की, और स्किल्स भी एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक हो। अब ये नहीं कि जी हम फला सड़क पर तो गाड़ी ड्राइव कर लेते लेकिन टर्निंग नहीं ले पाते, या जो है हम कंजेशन के वक्त गाड़ी नहीं चला पाते या पार्क नहीं कर पाते। और साथ ही साथ आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या है। क्या आप सड़क पर दूसरी चलने वाली गाड़ियों का भी हक तस्लीम करते हैं कि भाई उनके वही सड़क है, उनको भी जगह देनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर जगह दंदनाते फिर रहे हैं, कि आप पैदल चलने वालों को इंसान ही नहीं समझते कि जब चाहे उनको हम जाके हिट करें जो करें। ये तमाम चीज़ें आपके अंदर मौजूद होंगी तो आप कॉम्पिटेंट ड्राइवर कहलाएंगे। आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं लेकिन आपके अंदर इतने स्किल्स नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, ट्रैफिक लॉस का नहीं पता, तो क्या आप कॉम्पिटेंट ड्राइवर समझे जाएंगे? या आपको लॉस का तो सब पता है लेकिन आपका हाथ ही सेट नहीं गाड़ी पे, या कॉम्पिटेंट कहलाएंगे? या आप गाड़ी चलाते तो है लेकिन बड़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, अंधाधुंध ड्राइविंग करते हैं, तो क्या आप कॉम्पिटेंट कहलाएंगे? ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपके अंदर मौजूद होंगी तभी आप एक कॉम्पिटेंट ड्राइवर कहलाएंगे। इसी तरीके से आईसीटी के हवाले से भी हमारे पास कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। लास्ट ईयर जब मैंने ये पेपर में सवाल दिया था तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे स्टूडेंट्स ने जवाब में ये दिया कि सर कॉम्पिटेंसी के अंदर ये गूगल शीट और एक्सेल ये सब चीज़ें लिख दी। भाई ये चीज़ें कॉम्पिटेंसीज के अंदर नहीं आती। आपको फॉर एग्जांपल पता हो कि जी आपने क्लास में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करना है, एक तरीका पावर पॉइंट यूज़ करने का है, लेकिन एक कदम आप और आगे बढ़ गए, आपने क्लास को टेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ साथ इंटरेक्टिव भी बना दिया, एंगेजिंग भी बना दिया, फ्लिप मॉडल यूज़ कर लिया। ठीक है। तो ऐसे टीचर को हम क्या कहेंगे? ज़्यादा कॉम्पिटेंट है। टीचर को साथ में कंप्यूटर के इश्यूज को ट्रबल शूट करना आता है या नहीं आता? ऐसा तो नहीं है कि जी वो पता चलते प्रेजेंटेशन चलते चलते कहीं फंस गई, अब वो कह रहे हैं कि यार पता नहीं मुझसे समझ नहीं आ रहा वीडियो कैसे प्ले होगी या जो है कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होगा, तो क्या ऐसे टीचर को हम कॉम्पिटेंट कहेंगे? आप अपने कॉलेज की एग्जाम्पल लें तो आपको अपने कॉलेज में, मैं बुराई के सेंस में नहीं कह रहा, नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा, ये आप लोग को समझाने की गरज से कह रहा हूँ कि अगर अपने कॉलेज के उसमें स्टैंडर्ड पे देखें तो आपको यहाँ पे तमाम टीचर्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए नजर आते हैं, लेकिन सबका कॉम्पिटेंसी लेवल डिफरेंट है। हर टीचर के पास मोबाइल है, अक्सर के पास लैपटॉप है, तो इसका मतलब है कि वो टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कितने कॉम्पिटेंट होकर यूज़ कर रहे हैं ये पॉइंट है जो सबके दरमियान वेरी करता है। एज ए टीचर आप लोग भी टीचर ही हैं। एज ए टीचर आप लोग को भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझना चाहिए कि मैं कॉम्पिटेंसी के किस लेवल पर हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज हैं। क्या मुझे साइबर सिक्योरिटी का पता है? क्या मुझे एथिक्स का पता है? क्या मैं उसका ख्याल कर रहा हूँ? ऐसा तो नहीं मेरी गलती की वजह से मेरे स्टूडेंट्स की तस्वीरें लीक हो रही हैं, उनका फ़ोन नंबर लीक हो रहा है, या उनका फ़ोन नंबर, उनकी चीज़ें जो है गलत जगह पे पहुंच रही हैं? क्या आपको इन तमाम चीज़ों का इल्म है? क्या अपना ईमेल एड्रेस का आप ख्याल रखते हैं? जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दी थी कि पता चला कि हमारी फोटोकॉपी की शॉप पे एक टीचर का ईमेल एड्रेस खुला पड़ा हुआ है या लैब में किसी का खुला हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है। उसके बाद फिर हमने बात की कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पाया जाता है, और अगर पाया जाता है तो क्या वो आईसीटी के हवाले से कुछ बात करता है? तो पता चला जी वाकईतन पाकिस्तान में 2009 के अंदर पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने एक स्टैंडर्ड डेवलप किया था जिसका नाम है NPSTP डॉक्यूमेंट। और ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये आप लोग को अक्सर अभी मुझे बहुत हैरत हुई है कि आपके सेमेस्टर में किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। अगले सेमेस्टर्स के अंदर आपको बहरहाल ऐसे टीचर्स मिलेंगे, स्पेशली सर हबीबुल नबी का मुझे कंफर्म यकीन है कि वो आप लोग के सामने इन तमाम चीज़ों का जिक्र करेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये गाइडलाइन है जिसके ज़रिए से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम टीचर्स इस गाइडलाइन के ऊपर, इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हों। तो आपको बहरहाल एक पॉलिसी मैटर के तौर पर इसका इल्म तो होना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की एजुकेशन का डायरेक्शन क्या है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट सवाल है, कॉम्पिटेंसीज का सवाल जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है कराची यूनिवर्सिटी में या मेरे पेपर में, तो ऐसे ही स्टैंडर्ड्स का सवाल भी इंपॉर्टेंट है। मुमकिन आपसे सवाल पूछा जाए कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो है उसके अंदर आईसीटी के बारे में क्या बात की गई है, तो आप बता सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड 7 तो है ही है सरासर आईसीटी के बारे में, वो तो पूरा वो है। लेकिन अब चूंकि हम बड़े हो गए तो अब हम लकीर के फ़कीर नहीं रहे। अब हम सोचेंगे कि यार कहाँ कहाँ पे आईसीटी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखा कि जी आईसीटी जो है फॉर एग्जांपल लेसन प्लानिंग के लिए यूज़ हो सकती है। ओके।
तो लेसन प्लानिंग के अंदर अगर आईसीटी का वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे कि जी आईसीटी जो है वो लेसन प्लानिंग में यूज़ नहीं हो सकती। लेसन प्लानिंग के अंदर भी यकीनी तौर पे आप लोग आईसीटी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम आगे चले तो हमारे पास वक्त आया असेसमेंट का। वंस अगेन, क्या असेसमेंट के अंदर हम आईसीटी को यूज़ नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगरचे डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आईसीटी नहीं है, लेकिन आपको ये बात पता है कि आईसीटी की जो है वो असेसमेंट के अंदर भी इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरीके से हम बात करते हैं लर्निंग इन्वायरमेंट की। तो क्या लर्निंग इन्वायरमेंट का ताल्लुक सिर्फ ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड और चेयर से है? नहीं, उसका ताल्लुक हमारी लैब से भी है। हमारी लैब का लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा है? हमारे बच्चे जब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कैसा माहौल है? क्या बच्चे एक दूसरे को साइबर बुली तो नहीं कर रहे? एक दूसरे को फेक आईडीज बना के, फेक तस्वीरें बना के तंग तो नहीं कर रहे? ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे। क्या बच्चों को एथिक्स के बारे में पता ही नहीं पता? जैसे हम क्लास के नॉर्म्स बनाते हैं कि बेटा तुमने ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, इसका मजाक नहीं उड़ाओ, यूं ना करो, लाते ना मारो, तो बेटा यही वाला काम आपने आईसीटी के हवाले से कैसे करना है? ऐसा तो नहीं कि आईसीटी के हवाले से दूसरों को तंग करें, बच्चों को तंग करें, क्लास फेलोज को तंग करें। तो ये चीज़ें भी लर्निंग इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। और फाइनल जो उनका स्टैंडर्ड 9 के अंदर एक पॉइंट आता है जिसका ताल्लुक है कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट से, कि टीचर जो है वो अपनी डेवलपमेंट का ख्याल रखे। तो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो टेक्नोलॉजी के बगैर आज के दौर में मुमकिन ही नहीं है। फिर हमने बात की थी यूनेस्को की। यूनेस्को जो है एक यूनाइटेड नेशंस, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक तमाम ममालिक मिल के बैठे, कहा कि चलो जी हम एक अपना प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे मिल के अपने इश्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। और उनका मकसद ये था कि हम तमाम ममालिक तक क्या कह सकते हैं, एक मसावी मौाक़े प्रोवाइड करें ताकि हर मुल्क तरक्की कर सके, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री बाकी ना रह पाए। तो इस गरज से उन्होंने उसके अंदर कुछ ज़ैली इदारे बनाए जिसमें से एक का नाम है यूनेस्को। और यूनेस्को जो है ये इदारा जो है एजुकेशन पे और कल्चर पे और साइंटिफिक साइंस के ऊपर काफ़ी काम करता रहता है। मेंबर कंट्रीज़ को काफ़ी तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करता रहता है। पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ला आए या आपका सैलाब आए तो हमेशा आपको यूनेस्को के तरफ से एड मिलती है, यूनेस्को के ख़ीमे मिलते हैं, यूनेस्को की टीम्स आती हैं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। आप अगर कल्चर की बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो कल्चरल हेरिटेज है, कल्चरल साइट्स है, जैसे आपका मोहनजोदाड़ो हो गया या शालीमार बाग हो गया, तो इन तमाम को जो है यूनेस्को की सपोर्ट की मदद से इनको मेंटेन रखा जा रहा है। एजुकेशन के हवाले से मैंने बताया कि जैसे अगर आप बात करते हैं एजुकेशन के हवाले से, अगर आप बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो क्लाइमेट चेंज जो है पाकिस्तान में कोर्स या सिलेबस के अंदर दाखिल हुआ तो उसके पीछे बहुत बड़ा रोल यूनेस्को का था। पहले इसको ग्लोबल वार्मिंग के नाम से इस टॉपिक को पढ़ाया जाता था या बच्चों को एजुकेट किया जाता था, अब क्लाइमेट चेंज के नाम से। इसके अलावा भी मुख्तलिफ वबाई अमराज, साफ पानी पिएँ, पानी में गंदगी ना करें, या जहाँ पे गंदगी फेंकते वो आपकी सोर्स ऑफ वाटर से दूर हो, इस किस्म की भी इन्होंने एजुकेशन लोगों तक पहुँचाई है। अफ्रीका वगैरह के अंदर भी उन्होंने बड़ा काम इस हवाले से किया है। अब जब ये एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व है, साइंस में इन्वॉल्व है, तो ऐसा मुमकिन नहीं था कि यूनेस्को वालों ने भी अपना आईसीटी के हवाले से कोई फ्रेमवर्क ना दिया हो। उनका फ्रेमवर्क देने का मकसद ये था कि तमाम मेंबर कंट्रीज़ के पास एक गाइडलाइन मौजूद हो और उस गाइडलाइन की मदद से कंट्रीज़ अपने अपने तौर पे इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर सकें। एक तो मेरा मकसद ये था कि जो डिफरेंस है, जैसे अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास ज़्यादा रिसोर्सेज है और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जैसे पाकिस्तान या इंडिया के पास रिसोर्सेज कम है, तो इस डिवाइड को, इस खलीज को हम कम कर सकें। सबसे पहली बात तो ये कम उसी वक्त करेंगे जब हमारे पास एक गाइडलाइन होगी, उस गाइडलाइन के ऊपर दोनों अमल कर सकें, एक ही जैसी गाइडलाइन दोनों के पास हो। दूसरी बात यह कि फॉर एग्जांपल अगर सदफ हैदर कोई काम करना चाहती है, कोई असाइनमेंट करना चाहती हैं, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले उनकी कोशिश ये होगी कि भाई किसी का किया हुआ काम उनको मिल जाए, या ताकि एटलीस्ट उसको देखते हुए उसकी रोशनी में वो अपने काम के अंदर चेंजेस कर सकें। तो यही वाला काम जो है यूनेस्को की गाइडलाइन हमें प्रोवाइड करती है। अगर हम अपने मुल्क के अंदर कोई फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमारे पास भी एक गाइडलाइन होगी, तो उसकी मदद से हम अपने पॉलिसीज़ को हमारे लिए इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट उन्होंने 2008 में पहले रिलीज़ की, फिर 2011 में रिवाइज़ किया, और अभी जो करंट वर्जन है, वर्जन 3, वो 2018 का है। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें पता चला कि भाईजान फ्रेमवर्क्स को अपडेट किया जा सकता है। फ्रेमवर्क, अच्छे फ्रेमवर्क्स वही होते हैं जो वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहें राबिया। अच्छे फ्रेमवर्क्स वही होते हैं जो वक्त के साथ साथ अपडेट होते रहें, ठीक है। कोई भी ऐसा फ्रेमवर्क नहीं होता, अच्छा फ्रेमवर्क नहीं समझा जाएगा जो कि सेट इन स्टोन हो, जब एक दफ़ा बन गया तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। अब हम यहाँ पे बात शुरू करते हैं कि यूनेस्को का फ्रेमवर्क क्या है। आप लोग को टीपैक याद है? टीपैक की शक्ल कुछ याद है? वेन डायग्राम, सर्कल से जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे। सैमर की बात करें तो क्या था? माहा स्टेप्स में था। अब उन्होंने यूनेस्को का जो फ्रेमवर्क है वो ग्रिड के फॉर्म पे है, ठीक है।
उन्होंने कुछ रोज और कॉलम्स के अंदर इसको डिवाइड किया हुआ है। हम बारी बारी इसको समझने की कोशिश करते हैं और बल्कि हम इसको खुद डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यूनेस्को वाले को आसमान से नहीं उतरे, ये काम हम भी कर सकते हैं, हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने रोज के अंदर पहले कॉलम में उन चीजों का नाम लिखा, वो काम जो अमूमन टीचर को करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे बात करने क्या, और कॉलम्स के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई किया लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज। ठीक है, वो कौन कौन से लेवल्स हैं जिस पे टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल हमारा कॉलेज है। जैसे मैंने फिर अभी कहा था, हर टीचर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, लेकिन उसके टेक्नोलॉजी यूज करने का लेवल डिफरेंट है। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई करते हैं आहिस्ते आहिस्ते। देखो जैसे फॉर एग्जांपल, बल्कि ऐसा करते हैं कि आप में से कोई आ जाए जरा सा मार्कर के साथ। सदफ, बतूल, बोर्ड पे आओ जल्दी से। माहा, माहा इधर थोड़ा सा लिखें। ओके, तो और कोशिश कीजिएगा प्रोजेक्टर में जरा आंखों को की आंखों में आंखें ना डालें। हाँ जी, तो बतूल क्या क्या एक्सक्यूज था आपका वैसे? सॉरी बतूल, क्या मसला था? अभी क्यों नहीं आई यहाँ पे? स्पेलिंग गलत है आपकी, तो कोई बात नहीं बेटा, स्पेलिंग मेरी कौन सी सही है, मैं भी अपना डिक्शनरी से चेक करता हूँ। खैर है जी। हाँ जी, टीचर्स कौन कौन से काम करते हैं आपके ख्याल में? देखो अब यूँ समझो, हम लोग यूँ करते हैं, इमेजिन करो ये जो बराबर में हमारी एकेडमी है ना, ये लोग हमारे पास आते हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आपने जो है ना हमारे स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए तुम लोगों ने एक वर्कशॉप डिज़ाइन करनी है। 14 दिन की वर्कशॉप है आईसीटी के हवाले से। तो माहा ने कहा कि हम टी पैक यूज़ कर लेंगे, सदफ ने कहा सैमर यूज़ कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, टी पैक सैमर वैमर वाली हमारी बातें ना करो, हमें डिटेल में बताओ। डिटेल में बताओ कि हमने क्या करना है, कैसे करना है। आपने कहा अच्छा ठीक है। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टीचर्स कौन कौन से काम करते हैं। पहले तो हम कामों को आइडेंटिफाई कर लें। हम जब कामों को आइडेंटिफाई कर लेंगे, अब हम इस बात पोजीशन में होंगे बता सकें कि किस काम को अंदर तुम टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकते हो। तो पहले तुम कामों को आइडेंटिफाई करें, टीचर कौन कौन से काम करता है आपके ख्याल में? लेसन प्लानिंग लिखो भाई, लेसन प्लानिंग। सिलेबस मेंटेन करता है, गुड, ओके जी। लेसन प्लानिंग और एक मिनट जो क्या, सिलेबस हो गया, और कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट, ठीक है, गुड। असेसमेंट, जल्दी, असेसमेंट हो गया, गुड, अच्छी अच्छे तरह से। और बताओ, पेडागोजी पढ़ाना कैसे, मेथड ऑफ टीचिंग, पेडागोजी पढ़ाना कैसे, ये भी लिखने, चलो गुड पॉइंट। और बताओ, अटेंडेंस वगैरह का काम करते हैं टीचर। ठीक है, अब अटेंडेंस जो मैं ले रहा हूँ आप लोग की जगह पेडागोजी में आती है? नहीं। ठीक है, क्या असेसमेंट में आती है? नहीं। करिकुलम में आती नहीं। तो अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस लिख लो, अलग से लिख लो, कोई बात नहीं, क्लासरूम मैनेजमेंट भी लिख देंगे। अटेंडेंस हो गया। आप लोग का लेट्स से कि मैं डेटा ट्रैक कर रहा हूँ, किसने प्रेजेंटेशन दी, किसने नहीं दी, ठीक है, कौन कब आया, ओके, किसने असाइनमेंट सबमिट कराया नहीं कराया, तमाम चीज़ें किसमें आ रही हैं, ठीक है, ये भी ट्रैक हो रहा है। तो आप लिख लो इसको, चलो मैनेजमेंट कह लो, क्लासरूम मैनेजमेंट, जैसे अभी तुबा ने कहा। और बाज़ दफ़ा आप स्कूल लेवल पे भी ये काम कर रहे होते हैं, पूरे स्कूल के लेवल पे आप टेक्नोलॉजी को, सॉरी, पूरे स्कूल की चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं, ये भी हो जाता है। और कोई चीज़ जहन में आ रही है? क्या चीज़? होमवर्क, होमवर्क, होमवर्क लिखें। नहीं, देखो हम बात करें कौन से काम टीचर, फ्लिप क्लासरूम तो पेडागोजी में आ रहा है ना, हम एक जनरल बात करें वो कौन से काम है जो टीचर्स करते हैं। ओके, मटेरियल्स एंड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, गुड लिखें। और मेरे ख्याल में ये भी कर ले कि टीचर को खुद कंप्यूटर ऑपरेट करना आना चाहिए। हम बात आईसीटी कर रहे हैं, उसको अपने भी आईसीटी के स्किल्स होने चाहिए। ठीक है, ओके, और बताओ। आईसीटी के हवाले से बात हो रही है बेटा, आईसीटी के हवाले से बात हो रही है। अभी तक आप सर मुमताज़ की क्लास में हैं। जी। और कुछ, एक और काम टीचर को करना चाहिए, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये भी करना चाहिए। इथिक्स वगैरह का बताओ, नेशनल पॉलिसीज़ का बताओ, पाकिस्तान का कानून क्या कहता है, पाकिस्तान का कानून चाहता क्या है, ये सब बातें बताओ। तो स्कूल क्या चाहता है, ठीक है, नेशनल स्टैंडर्ड्स, ओके, और स्कूल क्या चाहता है टेक्नोलॉजी के यूज़ के हवाले से, स्कूल की अपनी क्या पॉलिसी है। तो स्कूल बच्चों को एआई के लेवल पे लेना चाह रहा है, स्टेम करवा रहा है, या जो है वो स्कूल जो है सिर्फ पेपर पास करवाना चाह रहा है, उनके हार्डवेयर को यूज़ करने के क्या रूल्स हैं, ये सब बातें। और कोई पॉइंट ध्यान में आ रहा है किसी के? नहीं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, बल्कि अब आप बैठ जाएं, मेरे ख्याल में बैठ जाएं आप। ये स्लाइड सही नज़र आ रही है ना इस पर? चल जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक जो चीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई की, उसका नाम रखा या समझ लें वो यूं है कि नोइंग पॉलिसीज।
सबसे पहले तो टीचर को पता हो कि पॉलिसीज़ क्या हैं। ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, ऑफिशियल जो चीज़ टर्म इन्होंने यूज़ की अपनी उसमें, वो है अंडरस्टैंडिंग आईसीटी इन एजुकेशन। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे टीचर को स्कूल लेवल की पॉलिसीज़ का पता हो कि स्कूल के अंदर आईसीटी या कंप्यूटर के हवाले से क्या पॉलिसीज़ है, तो स्कूल कौन सी वेबसाइट्स खोलने देता है, कौन सी वेबसाइट नहीं खोलने देता, तो स्कूल किस हद तक कंप्यूटर पढ़ाना चाहता है। ऐसा तो नहीं कि स्कूल वाले ये कह रहे हों, तू अगर गर्मी लग रही पीछे जाकर बैठ जाओ। अगर स्कूल वाले ये तो नहीं कहते कि भाई बच्चे को बस इतना कंप्यूटर पढ़ा दो कि वो बच्चा जो है कंप्यूटर ऑपरेट करना जान जाए, ठीक है, या बच्चे स्कूल का ऑब्जेक्टिव जो है बच्चे को स्टेम एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, या बच्चे को जो है वो एआई इन एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, समझ रहे हो? तो किस हद तक वो पढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। ये स्कूल की पॉलिसी क्या है? बहुत सारे स्कूल होते हैं, नाम बड़े बड़े होते हैं, काम दावे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इतना बड़ा काम नहीं होता। लेकिन टीचर के लिए ज़रूरी है कम से कम स्कूल की पॉलिसीज उसको पता हो, नेशनल पॉलिसी पता हो, नेशनल लेवल पे पाकिस्तान के क्या चाहता है, पाकिस्तान के कानून क्या कहते हैं। अगर आपने किसी के खिलाफ पोस्ट कर दिया तो पाकिस्तान का कानून इस बारे में क्या कहता है, किसी सियासी जमात के खिलाफ पोस्ट कर दिया, किसी इदारे के खिलाफ पोस्ट कर दिया तो लीगल कानून क्या कहते हैं, किसी के फेक वीडियो बनाने के बारे में कानून क्या कहता है, कि सब बातें भी आपके इल्म में होना ज़रूरी है। लैब के लेवल पे बात करें, आपको पता तो हो कि भाई यहाँ पे पानी की बोतल लाना लॉ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल। इस किस्म की चीज़ों का आपको इल्म हो। एक चीज़ होगी, कोई मुश्किल काम लगा ये पहला पॉइंट, ये वो काम है जो टीचर को करना है। आगे चलो, अगला पॉइंट उन्होंने रखा प्लानिंग एंड असेसिंग, और यूं कह लें कि उन्होंने उसका नाम रखा करिकुलम एंड असेसमेंट। अब यहाँ पर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? लेसन प्लानिंग, ओके, क्लास का कंटेंट और साथ में असेसमेंट। अब आप कहेंगे सर ये करिकुलम और असेसमेंट एक साथ दोनों को अलग अलग होना चाहिए था ना। तो देखो, यूनेस्को वालों ने कहा, अब वो इंसान है, उनकी ये सोच है, उन्होंने कहा करिकुलम बताता है कि जाना कहाँ है, रास्ता क्या है, और असेसमेंट बताता है कि वहाँ पहुँचे भी नहीं पहुँचे। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो पढ़ाने के साथ साथ उसके जहन में असेसमेंट भी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप लोग की गूगल शीट की क्लास करवाता हूँ, गूगल शीट या एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, तो साथ में मेरे जहन में क्लियर हो कि मैंने आपको असेस कैसे करना है, आपकी परफॉर्मेंस को मैं कैसे असेस करूँ कि आपने उस पर काम किया या नहीं किया, आपको समझ में आया या नहीं आया। या जैसे हम लोग देखा हो, अक्सर टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते आपको बीच में बताते हैं भाई इस पर सवाल आ सकता है, इसका मतलब ये होगा कि टीचर पहले से सोच के बैठा हुआ है कि मुझे यहाँ पे इसकी असेसमेंट कैसे करनी है, ठीक है। या जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि जी मैं प्रैक्टिकल काम देख के पास करने का फैसला करूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी असेसमेंट मेरे जहन में बिल्कुल क्लियर है कि मैंने इसमें करना क्या है, किस तरह से उसको असेस करना है। तो इस वजह से यूनेस्को वालों ने करिकुलम और असेसमेंट दोनों को बिल्कुल एक साथ रखा कि आपको जो पढ़ाना क्या है, लेसन प्लानिंग पढ़ाना क्या है, सिलेबस, करिकुलम, वो और साथ ही साथ असेसमेंट, दोनों उन्होंने इसको इसी वजह से एक साथ रखा हुआ है। आगे चलें, आपका पसंदीदा टीचिंग प्रैक्टिसेस यानी कि पेडागोजी, उन्होंने कहा पेडागोजी, ठीक है। कब तक कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? जी, सदफ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट नासरा, तीसरा पॉइंट रमशा, ठीक है। क्या अभी तक इन तीन पॉइंट्स पर किसी को इख्तलाफ है, या ये तो टीचर के करने का काम नहीं होते? ठीक है, आगे बढ़ते चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है यूजिंग टेक्नोलॉजी, या जिसका नाम उन्होंने रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स। भाई ऐसा ना हो कि टीचर को वैसे तो आपने बता दिया बेटे ये पावर पॉइंट है, ये प्रोजेक्टर है, इसको यूज़ कर लो, और थोड़ी देर में टीचर का फ़ोन आ रहा है कि यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा, प्रोजेक्टर में इशू आ गया, आके सर सही कर लो। इसका मतलब वो टीचर के स्किल्स नहीं है। या मेरा व्हाट्सएप जो है ना वो पता नहीं चल ही नहीं रहा, जो बस बंदे का व्हाट्सएप नहीं चल रहा, व्हाट्सएप पे क्लास कहाँ से करवाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करेगा। तो टेक्नोलॉजी की बुनियादी बातें या ज़्यादा एडवांस बातें जो भी हो लेवल की हम बाद में बात करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ भी टीचर को आना चाहिए। सिर्फ बात फ्लिप क्लासरूम की बातें कर लेना, सिर्फ लिंक्स भेज देना यूट्यूब के, सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना देना काफ़ी नहीं है, टीचर को टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आना चाहिए, वरना वो टीचर कॉम्पिटेंट नहीं है। कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास सुनहरा? ओके, अगला पॉइंट उन्होंने रखा जिसका नाम है मैनेजिंग वर्क, जिसमें आ जाता है आपकी अटेंडेंस कैसे मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, और इसका नाम उन्होंने रखा है ऑर्गेनाइजेशन एंड, इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट भी आती है और स्कूल मैनेजमेंट भी आती है, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स हो गए हमारे पास सुमैया? जी, नीलम पहला पॉइंट, निदा दूसरा पॉइंट, राबिया, आसफा, जासरा, ठीक है। अब आखिरी पॉइंट क्या था हमारा? कोई चीज रह गई है? कोई चीज देखो जो हमने एक लिस्ट बनाई थी ना कि आप लोग के साथ मिलके, हाँ, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट या लाइफ लॉन्ग
लर्निंग, जिसका नाम इन्होंने हम कहेंगे क्या रखा हुआ है इन्होंने, ग्रोइंग प्रोफेशनली, और इसका नाम उन्होंने रखा है टीचर प्रोफेशनल लर्निंग, कि टीचर वक्त के साथ साथ अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट लाता रहे। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे ना कि टीचर को ये सारे काम आने चाहिए, मुझे बताओ कोई एक पॉइंट रह गया हो, कोई एक पॉइंट रह गया हो, बताओ। आप ही लोगों ने लिस्ट बनाई थी ना पूरी, तो कोई एक ऐसी चीज जो इसमें नहीं हो, यूनेस्को के फ्रेमवर्क में ना हो, कोई ऐसा काम। ओके, आपने कहा एथिक्स का, अंडरस्टैंडिंग आईसीटी इन एजुकेशन में आ रहा है, नोइंग पॉलिसीज में आ रहा है। तो देखो उन्होंने क्या किया, आप यूं कह सकते हैं कि यूनेस्को का फ्रेमवर्क इस एतबार से कॉम्प्रिहेंसिव है कि उन्होंने तमाम बातों को आइडेंटिफाई किया। आप बराबर वाली एकेडमी में गए, आपने कहा जी ठीक है जी हम आपके लिए बना रहे हैं, हमने इन 6 के एरियाज को आइडेंटिफाई किया है, अब हम इन 6 के एरियाज पे बात करेंगे, हम आपसे बात करते हैं कि हम किन किन चीज़ों को बच्चों तक, लोगों तक पहुंचा सकेंगे। ठीक है, यहाँ से बात हुई। अच्छा, अब अगला पॉइंट की हम बात करते हैं, जो अगला पॉइंट हमारा है वो है नॉलेज का लेवल, कि किस लेवल पे नॉलेज यूज हो रही है। देखो अगेन, हमारे कॉलेज के अंदर हर टीचर मोबाइल यूज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहा है, हर टीचर का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या सबका टेक्नोलॉजी का लेवल एक जैसा है? क्या सर मुमताज का वही लेवल है जो फॉर एग्जाम्पल किसी और टीचर का हो, या सर तलहा का भी वही लेवल है जो दूसरे का है? हर किसी का अपने अपने लेवल है, अपने अपने काम, अपने तरीके से टेक्नोलॉजी को क्लास के अंदर यूज कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी का लेवल तो डिफरेंट है। ठीक है, इसी तरीके से सबके पास लैपटॉप है, लेकिन क्या सबकी नॉलेज एक जैसी है? सबको एक जैसी मालूमात है? ये भी नहीं है। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई नॉलेज के हमारे पास भी कुछ उसके भी लेवल्स हैं। ठीक है, अब नॉलेज के लिए उन्होंने क्या लेवल्स आइडेंटिफाई किए? सबसे पहले नॉलेज का जो लेवल का नाम रखा है उन्होंने, उसका नाम रखा है टेक्नोलॉजी लिटरेसी, या यूं कह लें आप उसको नॉलेज एक्विजिशन। जो उन्होंने वर्ड इसके लिए यूज किया वो रखा उन्होंने एक्विजिशन, कि पहले मरहले में आप नॉलेज के बारे में बुनियादी बातों को एक्वायर कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल यूं है कि जैसे बच्चा किसी जगह जाके सबसे पहले हरूफ को याद करना सीखता है, हरूफ को पहचानना सीखता है, आवाज सीखता है कि ए की आवाज, बी की आवाज, सी की आवाज क्या है। ठीक है, ये उसका पहला लेवल हो गया। ठीक है, दूसरा लेवल क्या होगा? दूसरे लेवल के अंदर उसकी नॉलेज जो है वो थोड़ी सी डीप में जाने लगता है। अब बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो उसके अंदर, या बच्चा जो होता है वो वर्ड्स को पहचानने लगता है, वर्ड्स बनाने लगता है, वर्ड्स की मीनिंग को पहचानने लगता है। ठीक है, अगर आपने स्कूल की एग्जाम्पल देखा, पहले हम बच्चों को कहाँ से शुरू करते हैं, हम अल्फ़ाबेट याद करवाने से शुरू करते हैं। उसके बाद हम उसको जो है वर्ड्स की मीनिंग याद कराते हैं, तस्वीर के साथ, ये एप्पल है, ये बॉल है, ये बैट है। इस तरीके से हम उसको आवाज़ भी याद कराते हैं और अल्फाज के मीनिंग भी याद कराते हैं। तो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी एक दूसरा लेवल है, उसका नाम उन्होंने रखा है नॉलेज डीपनिंग, कि अब जो इब्तदाई नॉलेज आपने हासिल की थी, अब उसके अंदर आपकी डेप्थ में इजाफा हो रहा है, अब उसके अंदर आप नई नई चीज़ें, एडवांस चीज़ें आप उसके अंदर सीख रहे हैं। और आखिरी लेवल वो आ जाता है जब बच्चा जो होता है वो खुद अपनी मर्जी से अल्फाज बनाने लगता है। ठीक है, सेकंड लेवल पे उसने ये सीखा होता है माई नेम इज़ अली, ठीक है, योर नेम इज़ फाहद। और जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो वो खुद ब खुद आराम से सेंटेंसेस बनाने लगता है कि योर नेम इज रमशा। ठीक है, और इस तरह से वो बिल्कुल पूरे पूरे जुमले वो खुद बनाने लगता है, नॉलेज क्रिएशन के ऊपर पहुंच जाता है। तो इस चीज़ का नाम उन्होंने, स्टेज का नाम रखा नॉलेज क्रिएशन। तो नॉलेज के 3 लेवल्स के बारे में आप लोगों को इख्तलाफ कि नहीं सर ऐसा नहीं होता? मेरे ख्याल में बिल्कुल बिल्कुल आप इस बात से एग्री करेंगे, नॉलेज के भी 3 लेवल्स होते हैं। पहले लेवल के अंदर जो है आप नॉलेज एक्वायर करते हैं, बिल्कुल इब्तदाई मरहला होता है, मसलन आप कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सीख रहे हैं, कंप्यूटर से फेमिलियर हो रहे हैं। दूसरे लेवल पे आप उन ऐप्स को सही से यूज़ करना सीखते हैं, कि भाई आप उसके एडवांस फीचर यूज़ करने लगते हैं, और आखिरी के अंदर आप उसको क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करने लगते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को उनके साथ भी नजर आएगी, अगर अपने खानदान के अंदर कभी किसी को मोबाइल वगैरह दिलाया हो, किसी बूढ़े फर्द को जिसने पहले मोबाइल यूज़ ना किया हो, तो पहले तो आप उसको यही समझाते हैं कि यूं करोगे तो तस्वीर जूम हो जाएगी, यहाँ पे हाथ लगाओ यूं हो जाएगा, वहां पे हाथ लगाओ तो यूं हो जाएगा। ठीक है, फिर आप उसको एडवांस तरीके से सिखाना शुरू कर दीजिए, पहला लेवल होता है। ठीक है, इस बटन को दबाओगे तो होम स्क्रीन आ जाएगी, इस वाली आइकॉन पे दबाओगे तो ये ऐप खुल जाएगी। ठीक है, इब्तदाई बातें हो गई। उसके बाद वो उन ऐप्स को यूज़ करना शुरू करता है, व्हाट्सएप वगैरह की नॉलेज बढ़ती है। फिर एक वक्त आता है कि उसने अपने खुद ही व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं, खुद ही वो तस्वीरें सेंड कर रहा होता है, खुद ही वीडियो बना रहा होता है, खुद ही वीडियोस को अपलोड कर रहा होता है। नॉलेज के 3 लेवल हुए। ठीक है, अब देखो उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये कहा कि देखो ये 3 हमारे पास ये लेवल्स हो गए, और ये हमारे पास 6 करने के काम हो गए। अब हर काम को करने के हमारे 3 लेवल, जैसे पेडागोजी है, इब्तदाई मरहले पे शायद आप जो है सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, दूसरे के अंदर आप कुछ और उससे एडवांस काम कर रहे हो, और तीसरे में उससे भी ज्यादा एडवांस काम कर रहे हो। समझ में आई बात?
ये उनका बुनियादी तौर पर मकसद है। उन्होंने कहा देखो ये 6 कामों को आइडेंटिफाई कर लिया, हर काम को करने का अपना अपना लेवल है, हम उस लिहाज से जज कर लेंगे किस लेवल तक पहुंचे। अब फॉर एग्जाम्पल हमने स्कूल वालों से बात की, उन्होंने कहा आपने कोर्स डिजाइन करना है। हमने कहा भाई ठीक है, ये 6 काम होता है, किस पे काम करना है। उसने बोला कि यार तुम ना एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स सिखा दो। तो किस लेवल की सिखानी है? आपने कहा जी, उसने कहा 2 दिन है, तो 2 दिन में तो पूरा काम तो नहीं करा सकते, हम 2 दिन में आपको बिल्कुल इब्तदाई बातें सिखा देंगे। उसने कहा नहीं 14 दिन। हमने कहा ठीक है जी, नॉलेज डीपनिंग तक लेकर चलेंगे। उसने कहा जी पूरे साल का कोर्स है। हमने कहा ठीक है जी, तमाम बातों को कवर करेंगे, हम शुरू से लेते हुए आपको आगे की तरफ लेते हुए चलते चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई मेरी है? ठीक। अब ये कितने खाने पूरे? 18 खाने, गिन लो। ठीक है जी, मैमूना कहाँ तक पहुंची? ओके, तो इससे हमें पता चला कि मैमूना को 18 तक की गिनती आती है। गुड। और अच्छा, अब इन खानों में क्या लिखना है? देखो, इन खानों के अंदर यूनेस्को का जो फ्रेमवर्क है, उन लोगों ने अपने तौर पे तो चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, उन्होंने कोशिश की है जो इनका इंटरसेक्शन का जो की कॉन्सेप्ट है उसको उन्होंने लिख दिया। लेकिन वो तुम्हें याद करना जरूरी नहीं है, वो वो उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट या रिप्रेजेंटिंग एग्जाम्पल को वहां पे लिख दें कि भाई इतना तुम्हें आना चाहिए। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स नॉलेज एक्विजिशन में क्या आएगा, मैं भी बताता हूँ क्या आएगा। तो उन्होंने अपने तौर पर जो टर्म आइडेंटिफाई किया उसको उन्होंने वहां पे लिख दिया। लेकिन तुम लोग के लिए इसको याद करना जरूरी नहीं है। असल जो चीज तुम लोग को याद होनी चाहिए वो ये और ये। अब मेरे पेपर में अगर सवाल आता है तो वो ऐसा आएगा कि लेट्स सी ग्रिड बना हुआ होगा, लिखा जाएगा ये पेडागोजी नॉलेज डीपनिंग एग्जाम्पल लिखना जरा इसकी। समझ में आई बात? तो किसी ने कहा कि सर ये 18 के 18 खाने याद करने, नहीं 18 खाने याद नहीं करने। तो हमें ये समझ में आ जाए और वो समझ में आ जाए। जब तुम्हें ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो इंटरसेक्शन भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरे पेपर में सवाल क्या होगा कि भाई इसके जो बीच में जो खाने में फला वाला जो इंटरसेक्शन है ना, इसके बारे में लिखो, इसके में करना क्या है, इसकी 2-3 एग्जाम्पल्स लिख दो, इसकी 3 एग्जाम्पल्स लिख दो। ठीक है, और यही तरीका तुम लोग के प्रैक्टिकल यूज में भी ऐसा ही है कि तुम लोग को ये रट्टा लगाने वाली चीज नहीं है। तुम लोग को बस सिर्फ इतना पता हो कि भाई ये कौन से लेवल्स है और वो कौन से लेवल्स, ये कौन से करने वाले काम है और वो कौन से लेवल है, ये तुम्हें समझ में आ गया, तुम्हें याद हो गया, दैट्स मोर देन इनफ। अब आपको नजर आएगा कि ऑनलाइन अगर आप यूनेस्को के फ्रेमवर्क को सर्च करोगे तो लोगों ने अपनी मर्जी से भी इस ग्रिड को फिल किया हुआ है। ठीक है, जो 18 खाने ना खाली, उनको अपनी मर्जी से फिल किया हुआ है। इसीलिए फिल किया हुआ है कि वो कहते हैं कि यूनेस्को ने सिर्फ की एरियाज को आइडेंटिफाई किया है या की कॉन्सेप्ट को उसने आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है, बाकी बाकी तो हमारे ऊपर है कि हम वहां पे क्या चीज लिख रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। सबसे पहले पहले वाले खाने की बात करते हैं। पहला वाला खाना है पॉलिसी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इसके अंदर अब पहले इब्तदाई लेवल की बात करें। सबसे पहला लेवल है, बंदा बिल्कुल नया नया है। ठीक है, कम अज कम उसको इतना तो पता हो कि जो स्कूल की पॉलिसीज क्या है कंप्यूटर के हवाले से, और स्कूल वाले क्या चाहते हैं, क्या गोल है, इतना ही है ना। अगर आपसे कहा जाए कि भाई फॉर एग्जाम्पल आप वर्कशॉप करा रहे हो तो आप इतना तो कोशिश करोगे पहले मरहले में इतना ही बता दो कि भाई तुमने करना क्या है, कि तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, तुम्हें इतनी कम अज कम नॉलेज होनी चाहिए। तुम्हें ये ना पता हो कि जी रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना क्यों गलत है, लेकिन तुम्हें इतना पता हो कि भाई रॉन्ग साइड से गाड़ी चलाना गलत है। इतनी बुनियादी बात तो तुम्हें पता हो। तुम्हें इतना तो पता हो कि लैब के नॉर्म्स क्या होने चाहिए। ऐसा ना हो कि लैब के अंदर पानी की बोतलें आ रही हैं और कंप्यूटर खराब हो रहा है। ऐसा ना हो कि लैब के अंदर जो है लोग कोई इंक वगैरह ला के जो है मॉनिटर वगैरह पे तस्वीरें ड्रॉ करके उसको खराब कर रहे हैं। इतनी बातों को तो तुम्हें कम से कम इल्म होना चाहिए, बुनियादी बातों का। ठीक है, बात होगी बुनियादी। आगे चलें करिकुलम असेसमेंट में। अब करिकुलम असेसमेंट के अंदर बुनियादी बात क्या आ जाती है कि भाई टीचर के पास कम से कम इतने स्किल्स हों कि वो ऑनलाइन सर्च करके कम से कम अपना सिलेबस ही डाउनलोड कर ले, अपने लेसन प्लानिंग के हिसाब से कुछ कंटेंट जमा कर ले, थोड़ी बहुत असेसमेंट कर ले। इतना तो कम से कम उसको नॉलेज एक्विजिशन के लेवल पे इतना तो उसको होना चाहिए। इशारों इशारों में बात हो रही है। तो या कम से कम वो अपना नेशनल प्लान जो है उसको वो ऑनलाइन लिखने की सलाहियत रखता हो, कम से कम उसके अंदर इतनी बुनियादी बातें तो उसकी होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। पेडागोजी में क्या आ जाएगा? बुनियादी बात, भाई क्लास के अंदर टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो, प्रेजेंटेशन को शो कर रहा है, इब्तदाई मरहले पे इतना काफ़ी है। ठीक। किसी हद तक फॉर एग्जाम्पल वो क्लास के अंदर लेट्स से असाइनमेंट वगैरह की जो उसने कॉपी आपको दे दी पीडीएफ के ऊपर, एमएस वर्ड की फाइल बना के, ये लेवल है, ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं टीचर को। ठीक है, इब्तदाई लेवल पे हम इतनी बात कर रहे हैं। आगे बढ़े, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स में क्या आ जाएगा? आपके ख्याल में इब्तदाई मरहले पे टीचर को क्या कुछ आना चाहिए? कंप्यूटर कम से कम उसको ऑन ऑफ करना ही आता हो। अब आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है जी? ये बड़ी बात है क्योंकि मेरे पास हर सेमेस्टर में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर मिलता है, सर हमें नहीं पता कंप्यूटर ऑफ कैसे होता है। मैंने यहाँ पे डेटा साइंस की वर्कशॉप कराई, पता चला कि मुझसे एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा, सर ये वाली की कहाँ पर है, डॉलर का साइन कहाँ पर है? तो बताना पड़ा कि जी शिफ्ट दबा के जो है ये वाली की दबाएंगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो, यानी कि इसका मतलब कीबोर्ड से फेमिलियर ही नहीं है, उसको कीबोर्ड के अंदर नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे इतना हो जाए कि जी बंदे को कंप्यूटर की बुनियादी चीज़ों को तो इल्म हो, कंप्यूटर के साथ फेमिलियर तो हो, ऐसा तो ना कि हैरान परेशान हो रहा हो। हम कहीं डेस्कटॉप पे जाके क्लिक करो, बोले डेस्कटॉप किस चीज़ का नाम है, आइकॉन किस चीज़ का नाम है, कम से कम पहले लेवल पे ये चीज़ें तो आ जाती हैं। ठीक है, अब देखो हो क्या रहा है, तुम इस एंगल से सोचो कि तुम लोग अपना कोर्स डिजाइन कर रहे हो किसी और के लिए, किसी और एकेडमी के लिए। तो जब तुम किसी और के लिए कोर्स डिजाइन कर रहे हो तो तुम उस कोर्स को डिजाइन करते हुए इस बात का ख्याल रख रहे हो कि भाई पहले लेवल पे ये चीजें तो उसको कम से कम आती हो। आखिर में फिर हम आखिर हमारे पास आ जाता है कि जी ऑर्गेनाइजेशन। अब टीचर जो है अपनी लीव एप्लीकेशन कम से कम एमएस वर्ड पे लिख सके। ठीक है, तू भाई इतनी बेजारी से मत देखो, और मैं अटेंडेंस लगा दूंगा अगर मसला है तो। अच्छा, आप जो है अपनी फॉर एग्जांपल के जो टीचर, कम से कम टीचर जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स को लिख सके, ईमेल को एमएस वर्ड के ऊपर फाइल को कंपोज कर सके, इतना तो आना चाहिए। इब्तदाई लेवल पे ऊपर कंप्यूटर की कम से कम इतनी मैनेजमेंट हो। हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि एक्सेल के अंदर फॉर्मूले लगा के वो अटेंडेंस मेंटेन करे, हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो ऑनलाइन उसने अटेंडेंस को मेंटेन किया, बच्चा खुद जाके चेक कर ले। कम से कम इतना तो हो कि अटेंडेंस शीट्स वगैरह का वो प्रिंट आउट निकाल सकता हो। ठीक है, इतना तो होगा कम से कम, अगर उसने कोई लेटर लिखना है तो कंप्यूटर पे टाइप करके एप्लीकेशन दे रहा है, नोट्स अगर दे रहा है बच्चों को तो वो कंप्यूटर पे लिख के दे रहा है। इतना तो काम उसको कम से कम, बिल्कुल इब्तदाई लेवल पे इतना काम तो उसको आता हो। और आखिर में होगी टीचर की प्रोफेशनल लर्निंग। तो एटलीस्ट वो ऑनलाइन सर्च करके अपने हवाले से, अपने कामों के हवाले से चीज़ों को, अपनी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन को तलाश करने की सलाहियत रखता हो। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो मैंने आप लोगों के सामने मोबाइल की एग्जाम्पल दी, कि अगर आप लोग मोबाइल को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं या किसी को सिखाते हैं, तो कहाँ तो एक वक्त होता है आप सिर्फ इतना ही सिखा रहे होते हैं कि यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, यहाँ पे टैप करें, यहाँ पे यूँ स्क्रॉल करेंगे तो आगे पीछे होगा। और कहाँ पे वो दूसरा स्टेज आता है जब आप उसको बताते हो कि भाई ये व्हाट्सएप है, यहाँ पे ऐसे मैसेज करना है, ठीक है, ये यूट्यूब है, यहाँ पे आपने ऐसे सर्च करना है, ये फला चीज़ है, यहाँ पे आपने ऐसे सर्च करना है। और फाइनल स्टेज हमारा वो आ जाता है जब वो खुद ही अपना सारा काम उसके ऊपर कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब कल जो है हम लोग बात करेंगे बकिया दो स्टेजेस की। अगेन एग्जाम के, मेरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स की मैं बार बार बात करूँ, एग्जाम्पल्स उसके अंदर आ सकती हैं कि आप किस लेवल पे समझते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि नॉलेज एक्विजिशन के अंदर टीचर को कौन सी एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल स्किल्स आने चाहिए, तो बिल्कुल बुनियादी बात है उसको कम से कम इसके अंदर पता हो कि वो खुद उसको मैनेज करना आता हो। आपने वहाँ पे फ्लिप क्लासरूम लिख दिया तो गलत लिखा आपने। ठीक है, तो फ्लिप क्लासरूम जो है उसके लिए आपको एक एडवांस लेवल तक पहुँचना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, किसी किस्म का कोई सवाल? गुड, जी हाँ, ये अब तक का बेस्ट फ्रेमवर्क है। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, उन्होंने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा। अभी भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पे गुंजाइश है, इसमें एआई के हवाले से कोई बात नज़र नहीं आएगी आपको। तो मुमकिन है वो फ्रेमवर्क आप ही लोग डिज़ाइन कर रहे हो, ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अंदर एआई हमें नज़र आ रही हो। क्लासरूम के अंदर एआई को यूज़ करने के कितने लेवल्स हैं, किस तरह से कर सकते हैं, अपना अपना एक तरीका है, अपना एक स्टाइल है। और बहरहाल इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, हर फ्रेमवर्क की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है, लेकिन अगर आपके पास टीपेक या सैमन ना होता तो शायद ये फ्रेमवर्क आप लोग को शायद इतने आसानी से समझ में भी ना आता। 2018 में इसकी लास्ट अपडेट हुई है, बिल्कुल। ठीक है, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, आप लोग की अटेंडेंस ले लूँ।